हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आओ टेक्स्ट बुक पढ़े में आज हम क्लास 12th कंटिन्यू कर रहे हैं बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का लेसन 3 नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें आपको जो है पाठ का संक्षिप्त सार दिया जाएगा पेज टू पेज, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 3, नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लान्ड यानी कि योजनाबद्ध तरीके से विकास की राजनीति। तो फर्स्ट सब हेडिंग है हमारा राजनीतिक फैसले और विकास। क्या राजनीतिक फैसले और विकास साथ साथ चल पा रहा था? ये उन दिनों की बात है जब नया नया देश स्वतंत्र हुआ था। और तीसरी बड़ी चुनौती आर्थिक विकास की, जो इस लेसन में तीसरे लेसन में ली गई है, वो हमारे सामने थी। एक एग्जाम्पल उड़ीसा का यहाँ पर दिया गया है कि उड़ीसा की सरकार ने सोचा कि यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं और बहुराष्ट्रीय मांग है जिनकी बहुत ज़्यादा, और देश की कंपनियां भी अगर यहाँ आएंगी तो यहाँ निवेश करेंगी तो राज्य का भला होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ समझौते किए, लेकिन ये जो भंडार थे सर्वाधिक उन इलाकों में थे जहां पर आदिवासी रहते हैं, और उन आदिवासियों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनको विस्थापित होने का डर था। पर्यावरणविदों का भी यही मानना था कि पर्यावरण खराब हो जाएगा अगर यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए। दिस वाज द क्वेश्चन। हमने राजनीतिक फैसले भी लेने हैं जनता के हित में और विकास भी करना है, तो क्या किया जाए? राजनीतिक टकराव, यहाँ टकराव का मतलब लड़ने झगड़ने से नहीं है। राजनीतिक टकराव में उसने ये कहा है कि लोकतंत्र है, जनता के फैसले ही चलेंगे, जनता का मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि एक तरफ एक हित समूह का के बारे में वो फैसला लेती है तो दूसरे हित समूह का जो है नुकसान हो रहा है तो वो विरोध करता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। अंतिम निर्णय तो सरकार ने लेना है, लेकिन लोकतंत्र है, जनता की मर्जी को ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे आप जाइए, मैंने 2 लाइनें अंडरलाइन की हैं पहले पैरे में कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि तो करना ही था, साथ में आर्थिक सामाजिक जो है वो न्याय भी था। समृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, आर्थिक बढ़ोतरी जरूरी थी देश को चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ आर्थिक न्याय क्या है? गरीब और अमीर के बीच में अंतर कम होना, सबकी आर्थिक तरक्की बराबर होना। सामाजिक न्याय क्या है? समाज के जितने भी मसले हैं, कुप्रथाएं हैं, जो भी हैं, संविधान ने कह दिया सब एक है, उनको भी ध्यान में रखकर चलना है। पर्यावरण भी उनमें से एक है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई ऐसा संगठन केंद्र के लेवल पे बनाया जाए जो इन सब चीजों को सेटिस्फाई करते हुए विकास की तरफ आगे कोई योजना बनाए। विकास की धारणाएं उस टाइम क्या थी? विकास का मतलब उस समय हर तबका अपने अपने हिसाब से ले रहा था। उड़ीसा के एग्जाम्पल से हमने देखा, आजादी के बाद बहुत सालों तक, दशकों तक इसके ऊपर डिबेट हुई। हम जैसे ही विकास की बात आती थी, हम पश्चिम की तरफ पश्चिम का उदाहरण लेते थे, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज का। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया, अपने आप को उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकरण, ठीक है, यानी कि मॉडर्न बनो, और दूसरा इंडस्ट्रीज लगाओ ज्यादा। विकास की प्रेरणा पश्चिमी देशों से ही पूरी दुनिया के देश ले रहे थे, और एक आम धारणा बन गई थी कि जो विकास का मतलब है आर्थिक विकास, और विकास का मतलब ही है तर्क बुद्धि, भौतिक प्रगति, हर तरह की प्रगति। और विकास के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के देश दुनिया में माने जाने लगे: विकसित, विकासशील यानी कि जो विकास कर रहे हैं, और अविकसित जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। इस मॉडर्नाइजेशन के कारण पश्चिमी देशों की पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवादी जो है उदारवाद का उदय हुआ। आजादी वक्त हिंदुस्तान ने भी इसको देखा। उस समय 2 तरह की अर्थव्यवस्थाएं थी दुनिया के अंदर, एक पूंजीवादी जिसका समर्थक अमेरिकी गुट था, और एक समाजवादी मॉडल था जो कि रूसी गुट का था। उस समय शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच में चला था, और उसमें जो है हिंदुस्तान शुरू से ही जो है
वो समाजवादी मॉडल का से प्रभावित रहा। आप शीत युद्ध के बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं, तो ये जो हम यहाँ पर सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो 2 अर्थव्यवस्थाएँ थी, पूँजीवादी और समाजवादी। भारत के नेता दोनों तरह की ही मॉडल्स को चाहते थे। वो पूँजी भी चाहते थे, और क्योंकि पूँजीवादी मॉडल में क्या होता है, पूँजी कमाना राष्ट्र का लक्ष्य होता है। समाजवादी मॉडल में पूँजी कमाने के साथ-साथ समाज की भलाई के लिए कार्य करना भी लक्ष्य होता है। तो दोनों तरह की प्रक्रियाएँ थी भारतीय नेताओं के द्वारा, जिसलिए दोनों को मिलाकर हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। अब अगले पेज पे आइए, हम नियोजन कर रहे थे। कहते हैं कि सारे मतभेदों के बावजूद भी एक चीज़ पे, एक बिंदु पे सभी लोग राज़ी थे इंडिया में कि पूंजीपतियों को आर्थिक विकास का काम नहीं देना। सरकार खुद इसे अपने हाथ में ले, खुद इसका खाका तैयार करे। और सेकंड पैरे में देखिए कि उद्योगपतियों के बारे में तो ये था कि ये पूंजी कमाने में इंटरेस्टेड है, आम जनता के हितों की तरफ ये ध्यान नहीं देंगे। लेकिन 1944 में ही उद्योगपतियों का ऐसा गुट उभर कर आया, जो कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव लेकर सरकार के सामने आया, जिसे बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। और सभी देश के जो गुट थे, जितने भी सभी वर्ग थे, इस पर सहमत थे। तो भारत ने 1950 में एक योजना आयोग बनाया, और उस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बना? प्रधानमंत्री। आज भी प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। आज इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है, और इसकी जिम्मेवारियां बढ़ा दी गई हैं, यानी कि प्रेजेंट में प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष हैं। सोवियत संघ की तरह, क्योंकि हमने समाजवादी मॉडल से भी प्रेरणा ली थी, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसमें 5 साल के लिए एक क्षेत्र को चुना जाता है विकास के लिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सरकार को आने वाले 5 सालों के लिए जो है, अपना आमदनी और अपना खर्चे की योजना बनानी थी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शामिल किया गया। दोनों के बजट को 2 हिस्सों में बाँटा गया। एक गैर गैर योजना वाला हिस्सा, और एक योजना वाला हिस्सा। गैर योजना वाला हिस्सा नॉर्मल था, जो खर्चे करने थे हमने। और योजना वाले खर्चे में जिस चीज़ की हमने योजना बनाई है, उसी पर अगले 5 सालों में वो हिस्सा खर्च करना था। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, और जिस पे बहस छिड़ गई देश के अंदर। इस बहस के बीच में ही 1956 में दूसरी, 1961 में तीसरी, और 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। लेकिन 1966 के आसपास जो है, देश में राजनीति में बहुत उथल-पुथल हुई। वो अकाल पड़ा, आर्थिक मंदी आई, तो इस योजना को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं, अगले पेज पे आ जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना। बेटा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पेपर में, और पता होना चाहिए आपको कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि मोर देन 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है, वो गांव में रहती थी, और गांव में जो है, लोग कृषि पर ही आधारित है। और आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा है कि जितने भी हमारे उद्योग हैं, उनको कच्चा माल जो है, वो कृषि पर ही आधारित है, कृषि से ही सप्लाई होता है। तो पहली, और गरीब किसानों की दशा को सुधार कर ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते थे, तो कृषि को चुना गया। अगर हमने कृषि को बढ़ावा देना था, तो इसके साथ बांधों को, सिंचाई को और भूमि सुधार को भी के क्षेत्र में भी कुछ करने की जरूरत थी। इसके योजनाकार थे मिस्टर के.एन. राज, जिन्होंने कहा कि भाई, ये आपने 5 साल कृषि की जो में विकास है, क्षेत्र में विकास है, वो धीमी रफ्तार से करना है, तेज रफ्तार से नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें जो है, भाखड़ा नंगल जैसी विशाल परियोजनाएं, जिससे किसानों को बांध बनाकर इलेक्ट्रिसिटी मिले, किसानों को बिजली समय पर मिले, सिंचाई के लिए नहरें मिले, भूमि में सुधार किया गया। और योजनाकारों को ये अंदाजा था कि इससे जो है, किसान जो है वो बचत भी कर पाएंगे, जो कि इस चीज पे पूरा नहीं उतर पाया देश का किसान। औद्योगिकरण की सेकंड तेज रफ्तार, सेकंड में हमने औद्योगिकरण को चुना। सेकंड पंचवर्षीय योजना का टॉपिक था उद्योग, जिसके रचनाकार थे, योजनाकार थे पीसी महालनोबिस, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, और ऊपर वाले भी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने लेकिन उल्टा कहा कि तेज गति से करो अब 5 साल तक उद्योगों के लिए। और सरकार ने जो है, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए आयात पर भारी शुल्क शुल्क लगाया, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को हेल्प करी, बचत और निवेश दोनों बढ़े, ये कोशिशें की गई। उद्योगों को बिजली टाइम पे, रेलवे,
संचार के साधन, मशीनरी, कच्चा माल सब कुछ आराम से मिले, सरकार ने इस चीज़ की योजना बनाई। कुछ समस्याएँ आई जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी विदेश से खरीद नहीं सकते थे ज़्यादा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो लेकिन फिर भी उद्योगों ने लोगों को ज़्यादा आकर्षित किया। अगले पेज में अगली योजना की तरफ बढ़ेंगे। हमारे योजनाकारों के आगे ये समस्या थी कि कृषि और उद्योग के बीच में बैलेंस कैसे किया जाए? क्योंकि उद्योग ठीक है हमने लगा लिए हैं, पूँजी आएगी उससे, लेकिन खाद्यान्न संकट भी तो था। तो उससे कैसे निपटा जाए? बहुत सारे आलोचकों ने ये कहा कि उद्योगों के कारण शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। और भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योग लगाए जाने चाहिए। तो जो बात उभर विवाद का विषय उभर कर आया कृषि बनाम उद्योग। तो बहुत सारे जो है लोग जो है आलोचना कर रहे थे और ये योजनाकारों ने फिर एक इसका तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया जैसे एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे जेसी कुमारप्पा, उन्होंने एक ऐसा खाका तैयार किया गया जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण जो का पर जोर दिया। यानी कि गाँव भी आ जाएँ जिसमें गरीब किसान भी आ जाएँ और उद्योगीकरण भी हो देश का, यानी कि बीच का रास्ता अपनाया गया। और इसमें चौधरी चरण सिंह जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने इस बहुत दमदार ढंग से जो है वो आवाज़ उठाई, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली थी। और शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध होने के साथ-साथ किसान और ग्रामीण जनता जो है वो भी समृद्ध हो, उनको इसकी कीमत ना चुकानी पड़े, ये नेताओं का सोचना था। जबकि कई अन्य लोगों का सोचना था कि भई उद्योगों का उत्पादन तेज़ होने से देश में पूँजी आएगी और गरीबी दूर हो गई। इसलिए जो है भूमि सुधार राज्य ने भूमि सुधार, ग्रामीण निर्धनों के बीच में संसाधनों के बँटवारे के लिए कुछ कानून भी बनाए कि दोनों तरफ की बात रह जाए। सिंचाई की परियोजनाओं पर, सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों पर बहुत खर्चा हुआ, नियोजन की नीतियाँ असफल नहीं हुई, नीतियाँ ठीक बनी थी, लेकिन क्रियान्वयन ठीक नहीं हुआ, एग्ज़ीक्यूशन इनका ठीक नहीं हुआ। यानी कि अमल जो है जनता के अंदर इसका ठीक नहीं हुआ। आगे हम पढ़ेंगे निजी क्षेत्र और बनाम मतलब वर्सेस सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है? जो एक निजी आदमियों के समूह के अंडर होता है और सार्वजनिक होता है पूरी पब्लिक के लिए, सारी जनता के लिए। इसमें वही जो मैंने पहले आपको बताया है कि समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल दोनों को मिलाकर हमने एक मिक्स करके मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। चलो जी, ये तो हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। अब राज्य ने अपने पास क्या-क्या रखा और निजी हाथों में क्या-क्या रहा? कृषि, व्यापार और उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र को दे दिया गया। निजी क्षेत्र समझ गए होंगे आप, एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के जो पास रहता है स्वामित्व जिसका। और राज्य ने अपने हाथों में बाहरी उद्योगों को रखा और एक आधारभूत ढांचा तैयार किया। व्यापार में नियम लागू किए गए और कृषि के क्षेत्र में भी कुछ कानून बनाए गए। अगले पैरे में है कि कुछ आलोचकों ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई। क्यों? क्योंकि लाइसेंस और परमिट की प्रणाली खड़ा करके उनके राह में रोड़े अटकाए गए और सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधाएँ उत्पन्न की, जिन्हें घरेलू बाज़ार में बनाया जा सकता था और ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाज़ार एक तरह से कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था, जिसके कारण जो है निजी क्षेत्र के पास अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सुधारने यानी कि क्वालिटी सुधारने और उन्हें सस्ता करने का उनको मौका ही नहीं मिला, जिससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी। लेकिन अगले पैरे में कुछ ऐसे आलोचक भी थे जिन्होंने ये कहा कि सरकार को जितना करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। मसलन जनता की शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार कुछ नहीं कर पाई और सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफ़ा कमाने में मदद की और गरीब लोग जो है गरीब ही रह गए, अमीर पूंजीपति बन गए और एक मध्यम वर्ग इस बीच उठ खड़ा हुआ जो कि मोटी कमाई या अधिक ज़मीन जायदाद वाला था। मुख्य परिणाम क्या रहे इसके? तीसरी चुनौती है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की, हम इसमें पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास की चुनौती, जो तीनों चुनौतियों में सबसे ज़्यादा कठिन साबित हुई। ना तो उद्योग का ज़्यादा कुछ हो पाया, ना कृषि का ज़्यादा कुछ हो पाया। जो है लेकिन जो पूंजीपति थे, वो राजनीतिक तौर पर फ़ायदा उठा गए इसका। अब बुनियाद में जानेंगे कि इसके प्लस पॉइंट क्या रहे। इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ी। अब जितनी विकास परियोजनाएँ थी बड़ी-बड़ी सिंचाई की, वो यहीं शुरू हुई, इसी इसी दौर में। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग थे,
इस्पात संयंत्र उद्योग, तेल शोधक उद्योग का विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए, जिन्होंने बाद में देश के विकास में एक अहम योगदान दिया। चौथा है दो इस दौर में ही परिवहन और संचार के साधनों का आधारभूत ढांचा तैयार हुआ। अगला है फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, जिसमें निजी क्षेत्र की समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। आगे है भूमि सुधारों में भी बड़ा कुछ हुआ। पहला जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। दूसरा जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ करके खेती को सुविधाजनक बनाया गया। तीसरा ऐसे कानून बनाए गए जिनमें कोई व्यक्ति एक लिमिट तक ही भूमि अपने नाम करवा सकता है। और अगला चौथा था कि जो काश्तकार दूसरों की जमीन लेके जुताई बुआई करते थे, उनको भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। देखिए बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी, दूसरी उद्योगों पर, तीसरी किस पर थी कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है दोनों क्षेत्रों में, खास तौर पर खाद्यान्न के क्षेत्र में। लेकिन देश में खाद्य संकट आ गया। 1965 से 1967 के बीच में लगभग भारत के सभी एरियाज़ में सूखा पड़ा, बारिश कम हुई और एक अकाल की स्थिति बन गई। इस बीच 2 युद्ध भी हमें लड़ने पड़े, विदेशी पूँजी भी हमारी खत्म हो गई और इसके और क्या दुष्परिणाम निकले नीचे वाले पैरे में, बीच वाले में बताया कि किस स्टेट पर कितना बड़ा असर पड़ा। बिहार ज़्यादा प्रभावित रहा, पंजाब को अमीर थोड़ा कम प्रभावित बताया गया, अमीर था वो। खाद्य संकट का पहला परिणाम क्या हुआ कि गेहूँ सरकार को बाहर से आयात करनी पड़ी यानी कि मंगवानी पड़ी और दूसरा विदेशी मदद लेनी पड़ी अमेरिका जैसे देश की और तीसरा अब योजनाकारों को ये लगने लगा कि हमारी पहली प्राथमिकता जो है देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और ऐसा करने के लिए अगले पेज पर आ जाइए। ऐसा करने के लिए कृषि की बढ़ोतरी और खेतीहर जनता की भलाई के लिए छोटे किसानों को, गरीब किसानों का लामबंद होना बहुत जरूरी था, जो कि बड़े किसान पूंजीपति जो किसान थे, भूस्वामी थे, वो नहीं होने देना चाह रहे थे। जो भी नीतियाँ उनके भले के लिए सरकार बनाती थी, उसको कानून बनने ही नहीं देते थे। क्योंकि राजनीतिक रसूख भी था इनका। पॉलिटिक्स प्रभावित कर रही थी हमारी आर्थिक आर्थिक नीतियों को और हमारे नेताओं की शराफ़त का ये जो बड़े भूस्वामी थे, वो फ़ायदा उठा रहे थे। फिर आया हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट। अमेरिका ने कहा कि मैं मदद दे रहा हूँ, बदले में आप नीतियाँ मेरे हिसाब से बनाएँ। भारत ने कहा नो। योजनाकारों को कहा गया कि आप ऐसी योजना बनाएँ। देखो, अमीर किसान तो के पास तो सब कुछ है, बड़े भूस्वामी के पास सारी सुविधाएँ हैं। क्यों ना हम गरीब किसानों की मदद करें, ताकि वो देश के उस विकास में अपना योगदान दे सकें और खुद भी आगे बढ़ सकें। तो इसी इसी पर प्रारूप तैयार किया गया, जिसके चलते मैंने पहला पॉइंट देखिए बनाया। सरकार ने उच्च किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधाएँ बड़े अनुदानित मुद्दे पर, बड़े कम मूल्य पर उनको उपलब्ध करवाई छोटे किसानों को और इस बात की गारंटी दी कि हम आपकी उपज एक निर्धारित मूल्य पर खरीदेंगे। तो इस सारी परिघटना को हरित क्रांति का नाम दिया गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इस प्रक्रिया से बड़े किसानों को तो होना ही था फ़ायदा, लेकिन छोटे किसानों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। पहला, खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इज़ाफ़ा हुआ, ख़ासकर गेहूँ की पैदावार में और दूसरा, खाद्यान्नों की उपलब्धता में बहुत बढ़ोतरी हुई। ढाई गुणा बढ़ोतरी हो गई थी, जिसके कारण इसे हरित क्रांति कहा गया। तीसरी बात क्या हुई, इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग-अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हो गया। क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए और जबकि बाकी इलाके पिछड़ गए। 2 और असर हुए, मैंने 3 बना दिए हैं। पहला, गरीब किसानों और बड़े भूस्वामियों के बीच में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा। दूसरा, वामपंथी संगठनों को जो है, वो गरीब किसानों को लामबंद करने का मौका मिल गया, उचित अवसर मिल गया। ये वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है, 48 पे है, पेज पे है एक कैप्शन, उसमें सब दिया गया, आप पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। वामपंथी समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और दक्षिणपंथी जो है, वो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे। और तीसरा, इस चक्कर में एक किसानों की तीसरी श्रेणी उभर कर आ गई, मझोले किसानों, मध्यम किसानों की श्रेणी, जो कि जो है गरीब किसानों के लिहाज से ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियरी थी, ज़्यादा प्रभावशाली थी। बाद के बदलावों में बच्चों इंदिरा गांधी का शासन आ गया। उन्होंने आते ही कहा कि अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाएगी, पहली बात। दूसरा, उन्होंने 14 निजी जो राष्ट्रीय निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तीसरा, जनता की भलाई के लिए बहुत सारी घोषणाएं जो हैं वो बहुत सारे कार्यक्रमों की घोषणा कर दी और चौथा, सरकार का रुझान जो है
वो समाजवादी नीतियों की तरफ जाने लगा। इतने में भी नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन उसके महत्व में कमी आ गई। क्यों? इतना करने पर भी 1950 की और 80 के दशक की अगर हम सालाना अर्थव्यवस्था भारत की पकड़ें तो 3 से साढ़े 3% की रफ्तार ही रही। सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और अकुशलता फैल गई, जिससे जनता को नौकरशाही से विश्वास उठ गया, और जिसको देखते हुए नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका को कम कर दिया, जो कि आप इस बुक के लास्ट हिस्से में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।